सो फाइनली पीएसएल की दोनों ही टीमों की ऑक्शन हो गई है और आई थिंक बहुत ज़बरदस्त तरीके से सारी चीज़ें हो गई हैं और बहुत चीज़ पे बातें भी हो रही हैं, क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के बाहर भी। सो खैर उसके बारे में तो बात करते हैं, लेकिन जो दो नई टीमें हैं उनमें से एक हैदराबाद और दूसरी सियालकोट है। हैदराबाद का तो मुझे लग रहा था कि होगी, क्योंकि बहुत सी बातें हो रही थी कि सिंध से एक और टीम होनी चाहिए, और दूसरी टीम सियालकोट है। मुझे था कि फैसलाबाद होगी। उसकी एक वजह यह है कि अगर आप एक बिजनेसमैन की तरह देखते हो तो आप कहते हो फैसलाबाद ही, क्योंकि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है फैसलाबाद, ऑडियंस भी है, उसके बाद स्टेडियम भी है, लोग आते भी हैं देखने। सो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। लेकिन ऐसी जब चीज़ें होती हैं ना तो फिर इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, स्पेशली जो इन्वेस्टर होता है बेसिकली। सो अब दोनों का आप ताल्लुक देखेंगे तो उनका ये कहना था कि मतलब हैदराबाद वाले जो थे उनका तो कहना था कि हमारा ताल्लुक यहाँ से है तो हमने यही टीम खरीदनी थी, और वो सियालकोट वाले जो थे अब उन्होंने भी किसी वजह से सियालकोट की टीम ली है। उनका डायरेक्टली ताल्लुक सियालकोट से कोई नहीं है, लेकिन आई थिंक वो बिजनेसमैन हैं तो उनका किसी ना किसी तरह से उनको कोई फ़ायदा होगा जिस वजह से उन्होंने सियालकोट की टीम ली है। सो खैर ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब दूसरी चीज़ इस पे आते हैं कि जो हैदराबाद की टीम है वो 175 बिलियन पाकिस्तानी रुपए में बिकी, 175 बिलियन रुपीस पाकिस्तानी। और जो सियालकोट की टीम है वो मेरे लिए हैरानकुन है कि वो इससे ज़्यादा की बिकी है, 185 बिलियन। सो एक अच्छी चीज़ है ये। लेकिन अगर आप इसको अच्छा ये अब इस पे बातें जो डिस्कशन शुरू हो गई है ना वो ये हो गई है कि मतलब इतने पैसों में, तो अगर आप डॉलर्स में देखेंगे ना तो तकरीबन इतने ही पैसों में मुल्तान सुल्तान भी बिकी थी। जब अली तरीन साहब ने उनको लिया था, उस टीम को लिया था, उन्होंने भी तकरीबन इतने ही पैसे दिए थे, 6.35 मिलियन सो डॉलर्स बेसिकली। सो अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे ये जो आ रही थी ना फीस 185 बिलियन 175 बिलियन, ये 1 साल की फीस है। सो ये 10 साल तक उनको ओनरशिप मिली है। सो ये 10 साल तक उनको हर साल ये फीस पे करनी है ऑनर्स को। सो ये इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत आगे बात चली जाती है। 185 की आप बात करते हैं तो वो तकरीबन 18.5 बिलियन बन जाता है, वो 17.5 बिलियन बन जाता है। सो ये बहुत ज़्यादा एक रकम बन जाती है जो कि हर साल क्या कहते हैं अगले 10 सालों में दोनों टीमों की तरफ से पीसीबी को मिलेगी। अब इसके साथ साथ ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे ठीक है, अगर आप लीग के लिहाज से देखेंगे, मेरा ये मानना है कि कोई भी टीम हो उसका अपना एक लोकल स्टेडियम होना चाहिए जहाँ पे उसको मैचेस मिले। एक मैच उसका वहाँ पे होगा, मतलब हर टीम के साथ अगर 2-2 मैचेस हैं उसमें से एक मैचेस लोकल अपने लोकल स्टेडियम पे खेलेंगे, एक अवे पे। फॉर एग्जांपल लाहौर कराची का मैच है तो लाहौर कराची के अगर 2 मैचेस हैं तो एक मैच लाहौर में होगा, एक मैच कराची में होगा। सो इसी तरह होना चाहिए और इससे बहुत फायदा भी होता है। ऑडियंस अगर आप देखेंगे, आप सारे मैचेस लाहौर में करवा देंगे तो लाहौर की आवाम करते करते भी डेली बेसिस पे नहीं आएगी। पिंडी में लोग आते हैं तो पिंडी की आवाम भी करते करते डेली नहीं आएगी वो, ठीक है। सो हर जगह की अपनी होती है एक मतलब अब मुल्तान पे देखें, मुल्तान में जब मैचेस शुरू हुए थे तो वहाँ पे लोग आना शुरू कर दिया था उन्होंने। इसी तरह आपने फैसलाबाद में मैचेस करवाए थे, पीएसएल के तो नहीं हुए अभी, लेकिन वैसे आपने सीरीज करवाई थी तो वहाँ पे लोग आए थे। सो इसी तरह फैसलाबाद की भी इसी वजह से बात हो रही थी कि फैसलाबाद की टीम होनी चाहिए, वहाँ पे ऑडियंस भी है और पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर भी, और एक ब्रांड वैल्यू भी फैसलाबाद की ज़्यादा है। सियालकोट की भी उसी तरह से एक है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है कि सियालकोट की जो वैल्यू है। सियालकोट के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी एयरलाइन भी बना ली, वो खुद ही कर लेते हैं वो जो करना चाहते हैं। और सियालकोट हम सबको पता है फेमस है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए, और वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा होती है। इवन फीफा के जो फुटबॉल्स हैं सियालकोट में बनते हैं। मैं आपको बता दूं अगर जो नहीं जानते, फीफा के जो हर साल फुटबॉल बनते हैं वो पाकिस्तान में ही बनते हैं, मेड इन पाकिस्तान होते हैं। सो ये पाकिस्तान के लिए एक ऑनर की बात है। सो वो जो क्वालिटी पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है सो इसीलिए फीफा उनसे लेता भी है। और बहुत सी चीज़ें हैं, इवन सर्जिकल इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर होती है पाकिस्तान में जो कि एक्सपोर्ट भी होती है। सो फैसलाबाद में भी ऐसे ही था कि फैसलाबाद की बात की जाती थी कि टेक्सटाइल वहाँ की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बिल्कुल है भी, और वहाँ के लोग खरीद भी लेंगे। वो जाहिर बात है कि वो बिडर जो हैं वो मे भी बाकी बिडर्स चाहते हैं कि वो फैसलाबाद की टीम लें। सो ये सारी चीज़ें हो सकती थी,
लेकिन आई थिंक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और मुल्तान सुल्तान का मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, मुझे ना कल लग रहा था कि अच्छा ये अब ईगो का मसला थोड़ा सा हो गया है मुल्तान सुल्तान का। अब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई ना तो उसमें एक सवाल ये हुआ था, और उसमें ये भी था कि कई तरफ से प्रेशर आपको आ रहा है, कि प्रेशर नहीं, वो इमोशनल प्रेशर था कि मुल्तान सुल्तान की भी वेट करवा दीजिए। अब वो जो एक बात हुई थी ना, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने पहले कहा था कि वो एक क्राइटेरिया है गवर्नमेंट का कि वो 2 महीने लगते हैं हर, वो एक लीगल चीज़ें होती हैं। मेरा ये मानना है कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं जल्दी जल्दी से होना, अगर करवाना चाहे मोहसिन नकवी साहब को। कल अब उनके मुंह से खुद ये बात निकल गई कि ये कह रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं तो इसका मतलब हो भी सकता है। सो खैर ये बातें हो रही थी क्योंकि मुझे लगता है हो जानी चाहिए थी। अब ये ईगो का मसला मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि यार मैं ये चाह रहा था कि इसको 1 साल चलाएं, क्योंकि इनका ये कहना था कि प्रॉफिटेबल नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसकी ना एक टेक्निकल थोड़ी सी चीज़ है। अली तरीन ने बहुत पैसे दिए थे उस वक्त, मतलब बहुत महंगी खरीद ली थी अली तरीन ने उस वक्त पे। आज इकोनॉमी की आप हालत देखेंगे तो शायद आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसे बेहतर है या बुरी है। बुरी आप कह सकते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे ही कहेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा टेक्निकलिटीज, उस वक्त डॉलर की प्राइस क्या थी। इस वजह से बात हो रही है कि वो उस वक्त मुल्तान सुल्तान से इसी रकम पे ली गई थी, और उन्होंने बहुत पैसे लगाए भी हैं। उनका ये कहना था कि प्रॉफिटेबल नहीं है, और ये बात पॉसिबल होगी क्योंकि जो बाकी टीमें थी ना वो बहुत सस्ती बिकी थी। मुल्तान सुल्तान के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो बाकी टीमें बहुत सस्ती बिकी थी, लाहौर सबसे सस्ती बिकी थी, इसीलिए वो सर्वाइव भी कर सके। आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये पैसा रिकवर कहाँ से होगा। पाकिस्तान में ही पैसा रिकवर करना बहुत मुश्किल काम है। मतलब अब फॉर एग्जाम्पल ये फॉरेन ग्रुप्स आए हैं, ठीक है, ये अपना कोई काम करेंगे तो अगर ये पैसा बाहर से कमाते हैं तो ये बिल्कुल ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉफिटेबल कैसे होंगे? ये प्रॉफिटेबल तब तक नहीं होंगे जब तक ब्रॉडकास्टिंग के पैसे नहीं बढ़ेंगे। ब्रॉडकास्टर के पास पैसा कहाँ से आता है? लोकल ब्रॉडकास्टर ही होगा ना जो पैसा देगा। अब उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? वो पाकिस्तान के लोकल लोगों से आता है, क्योंकि उनके पास जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो कुछ पाकिस्तानियों को बेचते हैं, पाकिस्तानी वो पैसा उन एडवर्टाइजर्स को देते हैं, वो एडवर्टाइजर वो पैसा ब्रॉडकास्टर को देते हैं, ब्रॉडकास्टर वो पैसा फिर क्या कहते हैं पीसीबी को देता है। ऐसे पैसा प्रोड्यूस होता है। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? जब बाइंग पावर उतनी नहीं होगी, वो पैसा वहां से जनरेट नहीं होगा। अब ब्रॉडकास्टर पैसा नहीं कमाएगा तो वो इतना पैसा देगा भी नहीं। एडवर्टाइजर के पास पैसा नहीं होगा तो वो ब्रॉडकास्टर को नहीं देगा, ब्रॉडकास्टर के पास पैसा नहीं होगा तो वो पीसीबी को नहीं देगा। तो मेन ये होता है। फिर उसके बाद डायरेक्ट स्पॉन्सर्स होते हैं पीसीबी के भी और टीम्स के भी। अब वो पैसा कहाँ से आएगा? अब वो भी अगर अपनी ब्रांडिंग उस तरह से कर सकेंगे, उनको लगेगा कि इतनी वैल्यू है, तो फिर वो कमाएंगे तो वो देंगे ना। अगर वो कमाएंगे नहीं तो वो देंगे कैसे? ये बहुत बड़ा मतलब एक रीजन है, और ये टेक्निकलिटीज हमें समझनी पड़ती हैं थोड़ी सी, ताकि ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकें हम लोग। ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि ठीक है जी मुझे बड़ा शौक है क्रिकेट का तो मैं खेल भी लेता हूँ, या ये इतनी कोई सीधी बात खेलना भी नहीं होती। सब खेल भी नहीं पाते ना। और खरीदना, टीम को खरीदना, ये कोई इतनी आसान बात नहीं है। आप 185 बिलियन रुपए की बात कर रहे हैं, यानी कि आपने तकरीबन 1800 करोड़ रुपया जो है वो अगले 10 सालों में देना है एक टीम ने। आप सिर्फ इसका अंदाजा लगा लें, वो 1800 करोड़ रुपया वो कमाएंगे कैसे अगर उनको स्पॉन्सर्स नहीं मिलेंगे, या स्पॉन्सर्स अगर वो होंगे भी तो वो खुद पैसा कमाएंगे तो स्पॉन्सर्स उनको पैसा देंगे ना, तो प्रॉफिटेबल कब होंगे? तो अब ये ईगो का मसला तो खैर बन गया था, वो खैर कई चीजें सामने भी नहीं आई। तो उनका यह था कि हम पहले उनको करके दिखाएंगे नंबर्स। और मैं आपको बताऊं कि हम ना, हर बंदा वो चीज दिखाता है कि जो उसके एंगल से वो उसको ठीक लगती है। तो हमें ये चीजें समझनी पड़ेंगी। और मुझे बेसिकली ये लगता है ट्रांसपेरेंसी वो सारा कुछ ठीक है। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी रिसेंटली जब ये चीज़ें चल रही थी अली तरीन और पीसीबी के बीच में, अब पीसीबी जो था ना वो डिजिटल जो व्यूअरशिप है ना उसको बेच रही थी। पीसीबी उससे कोई पैसा नहीं कमाता। इस बात को आप समझें। डिजिटल व्यूअरशिप से कभी भी उतना पैसा अभी प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। उसकी ऑडियंस अगर आप भी जाएगी तो वो उतना पैसा कभी भी आपको पे नहीं करेगी कि आप जो टीवी का ब्रॉडकास्टर है उससे ज्यादा आपको पैसे वहां से मिल जाए। ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। सो खैर वो नंबर्स को बेचा गया था, और वो अली तरीन की बात ठीक भी थी, लेकिन मुझे अली तरीन की तरफ से भी अब कुछ चीजें अजीब सी लगती हैं। अब जिस तरह उन्होंने लास्ट मिनट में वो पीछे हट गए थे बिड से। सो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ है, लेकिन उनकी कुछ बातें जो है उससे हमें एग्री करना पड़ेगा। प्रोफेशनलिज्म की तो कमी बिल्कुल है।
ये तो अभी साल पता चलेगा कि किस तरह से मैनेज होता है, जब एग्जीक्यूशन हर चीज़ की होगी। PSL टूर्नामेंट कैसा होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो खैर ये चीज़ें सारी हैं। बाकी आई थिंक ये आगे आने वाले टाइम में तो बहुत सी हम इसमें बातें करेंगे। अभी इन टीमों के नाम भी होंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक बहुत अरसे तक आप अगर सियालकोट की बात करें ना, सियालकोट के बारे में आपको अगर नहीं पता, तो एक टाइम पे सियालकोट स्टालियंस की एक टीम होती थी। पाकिस्तान का टूर्नामेंट होता था, फैसल बैंक T20 टूर्नामेंट। सो एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट था वो, और वो फिर टीम उस वक्त जाती होती थी, लाहौर लायंस वगैरह होती थी। ये टीमें जब जीतती थी तो ये जाती होती थी खेलने, इंडिया भी खेलने जाती थी। मतलब हर कंट्री से कोई ना कोई टीम होती थी, एक चैंपियनशिप होती थी एक इनकी। और ये बहुत ज़बरदस्त टीम थी सियालकोट स्टालियंस की। एक मतलब बहुत से लोगों को इसके बारे में पता भी है। और ये T20 की मतलब T20 जिस तरह से ये खेलते थे, शुएब मलिक इसको लीड करते थे। सो अब ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग होगा कि ये दोनों आगे किस तरह से लेके चलते हैं, कितने प्रोफेशनल ये हैं। जो मुझे वहाँ के जो लग रहे थे, वो जिन्होंने हैदराबाद की टीम ली है, वो मुझे प्रोफेशनल लग रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो प्रॉपर वो वहाँ पे बेस्ड है। और वो जो दूसरे थे वो ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड है, लेकिन वो यहाँ पे आ चुके हैं। सो खैर ये सारी चीज़ें हैं। और आने वाले टाइम में आई थिंक देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें चलती हैं। कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं है अब। अगले महीने वर्ल्ड कप, उसके बाद फिर PSL शुरू हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी और हम इसके बारे में बात करते रहेंगे। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।